मैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ। सेक्टर 12 द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी जो थे उनका मर्डर हुआ, कहते 7 लाख रुपए थे, तो 7 लाख रुपए उन्होंने मुकेश सिन्हा को ट्रांसफ़र कर दिए। मुकेश सिन्हा प्रॉपर्टी डीलर के मार्फत एसीपी बाघ सिंह को मैंने पैसे दिए 7 लाख रुपए। एक हमारे मित्र थे जो बेचारे अब नहीं रहे, द्वारका मेट्रो अखबार चलाते थे, परमानंद राय जी, उन्होंने भी अपने अखबार में छापा। मुकेश सिन्हा ने उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया कोर्ट में। सर वीडियो बनाइए ना, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, यही तो केजरीवाल कहते थे। कितने लोग का स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, कितने जेईई का स्टिंग ऑपरेशन आपने किया, कितने हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एसएचओ का आपने स्टिंग ऑपरेशन किया। महाबल मिश्रा जी वाकई में पूर्वांचल के बहुत कद्दावर नेता रहे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बड़ा जब तक वो पूर्वांचल के थे तब तक वो नेता रहे। जिस दिन वो पूर्वांचल से छटक गए, पूर्वांचल के लोग उनके ऊपर आरोप लगाने लगे कि इन्होंने कहीं हमें नुकसान पहुंचाया, ये किया, उस दिन से देखो वो रसातल में जाने चले गए। यही अरविंद केजरीवाल है, जब दिल्ली के भ्रष्ट राजनीतिकों का नाम लेते थे तो वो उसमें महाबल मिश्रा जी का नाम लेते थे। बीजेपी को झेलेंगे नहीं, बीजेपी के निगम पार्षदों से हम इस बार वादा ले रहे हैं, सभी उम्मीदवारों से, कि भैया अगर आप लोग हमारे मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे खड़े नहीं उतरे तो आप लोग का सतत विरोध पहले दिन से हम शुरू कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दिल्ली नगर निगम के चुनाव जारी हैं, ऐसे में क्या मिजाज है, कैसा माहौल है, और ख़ासतौर पे बात करें द्वारका इलाके की, तो द्वारका इलाके के बेसिक जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं वो उन पे कितनी चर्चा करने को तैयार हैं, कितनी बात करने को तैयार हैं, या फिर हवाई जो वायदे हैं पार्टियों के जो सुप्रीमो हैं उनके नाम लेके जो वोटों की फसल है उसको काटने की तैयारी है। हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका की शख्सियत, प्रमुख समाज सेवी भाई रॉबिन शर्मा। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। द्वारका के इश्यूज़ की अगर मैं बात करूं, तमाम जो पॉलिटिशियन हैं वो आप लोगों के दरवाजे पे आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए। द्वारका की बातें हो पा रही हैं, द्वारका के जो इश्यूज़ हैं वो उठाए जा रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जितने भी पॉलिटिशियंस जो आए हैं विभिन्न पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं द्वारका क्षेत्र में। इसमें मैंने ये देखा है कि मोस्टली जो है वो अपने पार्टी लेवल की बातें ज़्यादा कर रहे हैं और द्वारका के मुद्दे पीछे हो गए हैं। तो हम लोग एज ए रेसिडेंट हम ये चाहते हैं कि आप ठीक है अपने पार्टी की बात कीजिए, लेकिन द्वारका के मुद्दों को ज़रूर फोरफ्रंट में रखिए, उसको बैकफुट पे मत डालिए। आप अपनी बात कहिए, थोपिए मत हम पे। जनता की बात ज़रूर सुनिए और उसको लागू करने का प्रयास करें, ये हमारा सबसे निवेदन है। द्वारका में पार्किंग एक बड़ा विषय रहा। आप स्वयं जिस मार्केट में है सेक्टर 6 में, वहाँ आपने काफ़ी जो ड्राइव है वो चलाई, जो पार्किंग वहाँ पे लगाई गई थी उसके खिलाफ में। ऐसे में अब जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं, क्या कोई वायदा कर रहे हैं कि द्वारका को पार्किंग मुक्त बनाया जाएगा और जो पार्किंग्स हैं अन्य मार्केट में उनको हटाया जाएगा या नहीं लगने दिया जाएगा? देखिए, पार्किंग मुक्त तो आप कहीं नहीं कर सकते, पार्किंग तो लगनी है। ज़रूरी है उसे स्ट्रीमलाइन करने की, ज़रूरी है कि आप पार्किंग लगाएं। अगर आप हमसे पैसा ले रहे हैं तो हमें सुविधा प्रदान करें। पार्किंग जो एजेंसी है वो पार्किंग माफिया के रोल में द्वारका में आया, इसका सबसे बड़ा खेद है हमें। और हम लोगों ने, जिन्होंने इस बात का विरोध किया और पुरजोर विरोध सबूत के साथ किया है, हमारी बात अधिकारियों ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। और उस बात को हम लोग बार बार उजागर कर रहे थे। हमारी बात जिन राजनेताओं को सुननी चाहिए थी उन्होंने भी उसको दरकिनार किया, ये बात सही है। परंतु आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल और आता है कि आफ्टर ऑल अब हम किसको इस मामले में चुने। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कई जगह जाके कि देखो जी, मैंने पार्किंग के समय में विरोध किया था पेड पार्किंग का, और मैं अगर आऊँगी तो फिर मैं यहाँ पे सब हटा दूँगी, पेड पार्किंग नहीं लगेगा। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आप आएंगे, आप ऐसा कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आएंगे तो मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि रामलीला का आयोजन द्वारका सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड पे कौन करता है? जाहिर तौर पे जो अभी आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं द्वारका बी वार्ड से, सुधा सिन्हा जी, उनके हस्बैंड एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स के नाम से द्वारका में कई वर्षों से वहाँ पे आयोजन करते आए हैं। रामलीला के आयोजन में जो रिलीजियस ग्राउंड पे आप फ्री कैटेगरी में ग्राउंड बुक कराते हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप वहाँ पे पार्किंग चार्जेस नहीं लेंगे, डीडीए का टर्म्स एंड कंडीशन कहता है। फिर कैसे
वहाँ पे द्वारका की जनता से और आसपास के इलाके की जनता से पार्किंग के नाम पे 100 रुपये 150 रुपये तक लिए गए और जबरन उगाही की गई। किस पे विश्वास करें? इनके वादों पे कैसे विश्वास करें कि आप धर्म की आड़ पे जो पार्किंग माफिया आपने रामलीला जैसे पवित्र काम में बिठा दिया, क्या आप पे हम विश्वास करें कि आप आने के बाद यहाँ पे द्वारका की पार्किंग की दशा सुधार देंगी? लेकिन विश्वास किया किस पे जा सकता है? क्योंकि यहाँ से जो पार्षद रही 5 साल, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता रही, मेयर रही, स्टैंडिंग कमेटी में रही, वो भी सेक्टर 6 की जो मार्केट है उसको मुक्त नहीं करा पाई पार्किंग माफिया के चंगुल से। आप लोग अभी भी मेरे ख्याल कोर्ट में हैं उस विषय को लेके। देखिए, जैसे मार्केट में पार्किंग लगी, एक तो हम लोग का अपना स्वभाव क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस के पास जाते नहीं हैं, चाहे बीजेपी का पॉलिटिशियन हो चाहे आम आदमी पार्टी का पॉलिटिशियन हो। द्वारका के लोगों की और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी फितरत है, वो बोलते हैं नहीं मेरा राइट है, अधिकारियों को मेरा राइट देना चाहिए मुझे, तो हम पॉलिटिशियंस के पास जाते ही नहीं है। हम लोग कभी कमलजीत शेरावत के पास गए ही नहीं। हम गए, पहले हमने अधिकारियों को उनकी गलतियां बताई, अधिकारी नहीं माने तो हम लोग न्यायालय में चले गए। नहीं, आपको नहीं लगता कि उनको खुद से संज्ञान लेना चाहिए था? चूंकि मेयर हैं और इसी इलाके से पार्षद रही, तो खुद से संज्ञान लेकर उसको हटवाती। उन्होंने खुद से संज्ञान जब लिया और वो वहाँ पर गई सिविक सेंटर में, तब सेक्टर 11 की पार्किंग लग चुकी थी और वो पार्किंग को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया। सेक्टर 6 मार्केट का विषय जब वहाँ पर उठा तो अधिकारियों ने यही बोला कि जी हम इसको भी सस्पेंड कर देते, क्योंकि मामला सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। या तो आप एप्लीकेंट से, जो हम मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, कहते कि या तो आप इनसे कंप्लेंट विड्रॉ करा दो तो हम कुछ करेंगे। हमसे जब कमलजीत जी ने ये बोला कि भाई आप अपना कंप्लेंट विड्रॉ कर लो और हम लोग इसमें पार्किंग के मामले में आपको रिलीफ मिलेगा और जो जायज़ चीज़ है वो होगा, तब हम लोगों ने ये कहा कि भाई जब हमारी कंप्लेंट जायज़ है तो हम क्यों विड्रॉ करें? एमसीडी अपना ऑर्डर रिवोक कर ले, जो सही चीज़ है उसको लागू करे। यहाँ पर हम लोग की आपस में खींचातानी हो गई और जो मामला शायद वो अपने हिसाब से ठीक कराना चाह रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। डीडीए के द्वारा जो गड़बड़ियाँ की जाती हैं, जो फुटपाथ के स्लैब्स हैं वो टूटते हैं, उनकी वजह से पीछे सड़क पे लोगों को चलना पड़ता है। इसी की वजह से एक हादसा हुआ और एक जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनकी जान गई। इस विषय को भी कभी आप लोगों के अलावा मेरे ख्याल जो नेतागण हैं यहाँ की, या जो अपने आप को नेता कहते हैं, जो इस वक्त चुनाव में हैं, उन लोगों ने कुछ किया? नहीं, कभी नहीं। देखिए, मैं आपको साफ बात बताऊं, इस पूरे मसले को हमेशा द्वारका के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुत पुरजोर तरह से ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन ने उठाया, द्वारका फोरम ने उठाया, द्वारका रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन ने उठाया, सीनियर सिटीजन्स ने भी अपनी बात की, रवि जेटली जी वाली जो संस्था है उन्होंने भी अपनी बात की। लेकिन मज़े की बात क्या है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इसमें क्या विषय है कि भाई यहाँ का मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पर ओपन ड्रेन है या ड्रेन टूटा हुआ है या ड्रेन कवर हटा हुआ है, उसको लगाना है। इसके लिए कोई पहाड़े पड़ने की ज़रूरत है क्या? हमने बता दिया, यहाँ के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इसका संज्ञान लेके अधिकारियों से काम करवाना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं था। है क्या कि इन मामलों को बहुत छोटा समझा जाता है, जबकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इंसानी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। एक गृह मंत्रालय के अधिकारी, उनको सर्विस लेन पे चलना पड़ा, क्यों? क्योंकि फुटपाथ एनक्रोच था और उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, हर अखबार में छपा, हर जगह बात आई। अभी रामलीला देखने के लिए एक महिला गई पास के वो सेक्टर 16 वाले इलाके से, सेक्टर 13 में वो ओपन ड्रेन में गिर के मर गई। और मैं आपको बताऊं, 48 घंटे बाद जब हम लोगों ने उस साइट को विजिट किया, पहले तो साइट ही नहीं मिल रही थी, जब हमने वो साइट विजिट किया पुलिस से पता करके कि कहाँ गिरी है, तब भी वो ड्रेन खुला हुआ था। इससे ज़्यादा तो मतलब द्वारका की किस्मत खराब हो ही नहीं सकती कि ऐसे निकम्मे अधिकारी हम लोग को मिले। हम जो हमारे निगम पार्षद चुन के आए, हम उनसे केवल इतना निवेदन कर रहे हैं, बेशक आप एमसीडी के निगम पार्षद होंगे, लेकिन आप द्वारका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप डीडीए के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करें और जितने भी ओपन ड्रेन्स हैं आपको संज्ञान में आ जाए तो आप उसको लगवाना चालू कर दीजिए। द्वारका के जो मार्केट्स हैं, द्वारका के जो फुटपाथ हैं, उन पे एनक्रोचमेंट का बड़ा एक विषय रहा हमेशा से, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीडीए, तीनों ही के जो अधिकारी हैं, उनका कर्मचारी हैं, उनका भला होता रहा। ऐसे में आपको लगता है कि द्वारका कभी अतिक्रमण मुक्त हो पाएगी? द्वारका के जो फुटपाथ हैं, लोगों के पैदल चलने के लिए, वहाँ पे लोग चहलकदमी कर पाएंगे, टहल पाएंगे वहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको अपना लालच छोड़ना पड़ेगा। द्वारका की जनता को मुखर होना पड़ेगा।
हम लोग तमाम मीटिंगों में बैठते हैं, पुलिस पब्लिक मीटिंग होती है, एमसीडी की मीटिंग होती है, डीडीए की मीटिंग होती है। मैंने ये देखा है जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने पुलिस पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया पिछले 5 वर्षों में, जो आज यहाँ पर निगम पार्षद की प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी से, उन लोगों ने कभी इस विषय को उठाया क्या? हम उनसे भी उम्मीद नहीं कर सकती वो एनक्रोचमेंट हटाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि जितने भी फुटपाथ एनक्रोच्ड हैं वो सारे हटाए जाएं और अधिकारियों के यसमैन बन के आप लोग काम ना करें। सोशल एक्टिविज़म का मतलब है कि आप जनहित की बात करें। अधिकारी क्या चाहते हैं हम उनको जनता तक कन्वे ना करें कि अधिकारी ये चाहते कि सर आप थोड़ा सा शांत हो जाओ नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी, और उसी में लिपापोती में लगे रहते हैं। वो लिपापोती का काम नहीं भाई। अगर मैं इस सवाल को इस तरह से पूछूं कि तीनों जो प्रत्याशी हैं, आप उनको कोई मैसेज दें या आप उनसे कोई वायदा लेना चाहें कि तीनों में से जो भी जीतेगा वो ये काम करेगा, तो वो क्या हो? बिल्कुल, मैं तीनों प्रत्याशियों का, हर वार्ड से जो भी प्रत्याशी हैं, केवल 3 नहीं, अगर निर्दलीय भी हैं वो भी हमारे लिए सम्मानित हैं, हर पार्टी का प्रत्याशी सम्मानित है। मैं उन लोगों से एक ही बात कहूँगा, चाहे हमारे पर्सनल डिफरेंसेस किसी के साथ कितने भी हों, आज आप प्रत्याशी हैं, आज आप पूरे द्वारका के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो लोग ये वादा करें कि द्वारका को अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे। अगर जीत गए तब तो 100% उस व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी, और जो लोग हारेंगे उनकी भी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि वो चुनाव के समय ये वादा कर रहे हैं। वो लोग उसके बाद प्रयास करेंगे कि द्वारका अतिक्रमण मुक्त हो। अगर जीता हुआ निगम पार्षद काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ 100% सड़क पे उतर के आंदोलन करें जनता के साथ मिलके। एक बात निगम के दूसरा, मार्केट के अंदर जो आरपी सेल एमसीडी की जो दादागिरी चल रही है, जो बदमाशी चल रही, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको नहीं चलने देंगे। द्वारका के जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे। 2, तीसरा, डीडीए के जितने भी जो पार्क हैं जो एमसीडी को हैंडओवर हो गए, वो डीडीए के जितने भी रोड जो एमसीडी को हैंडओवर हो गए, वो इन सब का रखरखाव कराने का ये पूरा प्रयास करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे वो पार्क, वो रोड वापस डीडीए को हैंडओवर कर दिया जाए। जनता को त्रस्त नहीं होने देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा, चौथा मुद्दा, मैं चाहूँगा कि द्वारका के अंदर में इतनी बड़ी द्वारका सब सिटी बस गई, दुनिया भर के मार्केट्स बन गए, मॉल बन गए, सब कुछ बन गया। यहाँ पे एक होलसेल सब्जी व फल मंडी ज़रूर बने, जिससे द्वारका की जो माता बहनें हमारी जो बेचारी परेशान होकर इधर उधर डाबड़ी, नसीरपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं। द्वारका के अंदर सब्जी फल महंगा मिलता है, यहाँ अगर होलसेल मंडी खुल जाए तो सस्ता मिलेगा, तो लोगों को ये सहूलियत मिलेगी। उसके लिए भी इन सभी प्रत्याशियों को मिलके वादा करना चाहिए, और जीते या हारे उसके बाद प्रयास जारी रखना चाहिए। निगम के जो कार्य हैं, कचरा उठाना, सड़कें साफ कराना, स्ट्रीट लाइटिंग करवाना, ये सब निगम के विषय रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि स्थानीय कोई प्रत्याशी हो किसी भी वार्ड से, तो वो ज़्यादा बेहतर समझेगा, ज़्यादा बेहतर कर पाएगा, और बाहरी कोई प्रत्याशी किसी वार्ड में नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए बाहरी प्रत्याशी तो कोई भी स्वीकार नहीं करता। हर एक को लगता है कि भाई हमारे घर के आसपास का कोई व्यक्ति होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको तो हम लोग भी स्वीकारते हैं। लेकिन बात यह है कि जीते कोई भी, उसको अपना घर, अपने वार्ड को बना लेना चाहिए, अपने इलाके को बना लेना चाहिए। द्वारका के अंदर में गार्बेज लिफ्टिंग समय पे हो जाए सोसाइटियों के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पे कोई कमी आती है तो लोकल आरडब्ल्यूए के साथ, लोकल एमडब्ल्यूए के साथ मिलके निगम पार्षद को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और कोई भी पार्टी का पार्षद आए यहाँ पे, उसको जनता के साथ अपना तालमेल बना के रखना चाहिए। ये नहीं कि ये सोचे कि इसने मेरे चुनाव में काम नहीं किया और उसने नहीं किया तो मैं उनकी बात क्यों सुनूँ और अपने कार्यकर्ता, ऐसा नहीं। जब आप बन गए हैं तो क्षेत्र के हैं, आपको क्षेत्र के विकास में काम करना चाहिए। द्वारका बी वार्ड की मैं बात करूं, वहां पे किस तरह की परिस्थितियां देखते हैं? कैंडिडेट आपके सामने अब क्लियर हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कौन बेहतर होगा और क्यों? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लेना चाह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत भी और द्वारका के नज़रिए से कौन बेहतर होगा, द्वारका की जो जनता है उसको किस पे विश्वास करना चाहिए, उसका कारण क्या है? मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरा हमेशा से ना एक पता नहीं क्या ये रहा कि जो भी व्यवस्था में आया, चाहे वो विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, पहले तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है, लेकिन वो जैसे सिस्टम में बैठते हैं तो हमारा एक परस्पर विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये उस हिसाब से काम नहीं कर रहे, ठीक है, क्या थी उन पे खरा नहीं उतर। हाँ, तो हमारा विरोध है, मेरा एक स्वभाव है, मैं विरोध करता हूँ। लेकिन विरोध इसलिए नहीं कि मैं कहीं उनको डिमीन कर रहा हूँ, मैं विरोध इसलिए कि जनहित के कार्य होने चाहिए और वो जागें और वो करें। अब बात आती है कि प्रत्याशी कौन बेहतर है। मेरे हिसाब से मैं प्रत्याशी से ज़्यादा पार्टी को महत्व देता हूँ, पार्टी की विचारधारा को महत्व देता हूँ। मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ,
नेचुरली मैं बीजेपी को चाहूँगा कि ये हो। मैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ, सतत करूँगा, जीवन भर करूँगा। वजह क्या है इसकी? केवल विरोध के लिए विरोध है, ये व्यक्तिगत कोई बात है या फिर सामाजिक तौर पे कुछ ऐसा हुआ जिससे आप आहत हैं? व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुकेश सिन्हा, सुधा सिन्हा, ये लोग हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। अभी 2 साल पहले इन्होंने वेलकम होटल में कार्यक्रम किया, द्वारका के तमाम सोशल एक्टिविस्ट को सम्मानित किया, उसमें मैं भी था, मुझे भी किया। तो व्यक्तिगत तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम छठ पूजा करते आए थे इस साल को छोड़ के, उसके पहले मुकेश सिन्हा, सुधा सिन्हा जी ये लोग आए, हमने भी इनका स्वागत किया है। तो व्यक्तिगत कुछ नहीं। हाँ, सामाजिक मुद्दों के आधार पे हमेशा हमारा विरोध रहा, और वो विरोध क्यों रहा? हम द्वारका में या दिल्ली में बहुत लोग जो राजनीति करते हैं, विशेषकर जो पूर्वांचल के होते हैं, वो बताते कि मैं पूर्वांचल का हूँ तो पूर्वांचल के लोग मेरा समर्थन करें। 2 मुद्दे मैं आपको बताऊँगा जिस पे लोग समझें। सेक्टर 12 द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी जो थे, उनका मर्डर हुआ। मर्डर एक्यूज जो थे वो लोग पकड़े गए, उत्तराखंड में गए थे लाश को ठिकाने लगाने के लिए, वहाँ उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ा। तब तक मर्डर एक्यूज की जो प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, उन लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे भाई वो पकड़े गए और पुलिस हम तक पहुँचेगी। वो पहुँच गए प्रॉपर्टी डीलर मुकेश सिन्हा के पास। उनके ऑफिस में बैठ के उन्होंने, उस समय के जो तात्कालिक एसीपी थे मिस्टर भाग सिंह, मुकेश सिन्हा ने उनकी मीटिंग कराई और ये तय किया कि भाई आप इनसे पैसा नहीं लेंगे, आप इनको अरेस्ट नहीं करोगे और जो भी होगा आपका सामान पहुंच जाएगा। वहाँ पे बात हुई कि कितना पैसा, बोलते 7 लाख रुपए हैं। कहते 7 लाख रुपए दे, तो 7 लाख रुपए उन्होंने मुकेश सिन्हा को ट्रांसफ़र कर दिए, कैश दिया। उसके बाद में दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। केस के जो आईओ थे उन्होंने बोला भाई मुझे क्या मतलब, मेरे को तो एक्यूज्ड पकड़ना है। एक्यूज्ड को पकड़ लिया, गिरफ्तारी हो गई। एक्यूज्ड जब तिहाड़ जेल पहुँच गई तो उन्होंने वहाँ से एक लेटर लिखा कमिश्नर पुलिस को कि भाई ये मर्डर केस में मुझे अरेस्ट किया गया है और इस मामले में मैंने मुकेश सिन्हा प्रॉपर्टी डीलर के मार्फत एसीपी भाग सिंह को मैंने पैसे दिए 7 लाख रुपए। इस पे विजिलेंस इंक्वायरी चालू हो गई। मर्डर किसका हुआ? एक पंडित जी का, जो बिहार मूल के रहने वाले थे। क्या वो पैसा जो था वो एसीपी या पुलिस तक नहीं पहुंचा था? पैसा पहुंचा, सब कुछ हुआ। भाई क्या दिल्ली पुलिस में हर व्यक्ति भ्रष्ट है? केस का आईओ ईमानदार था, डावड़ी थाने के एसएचओ ईमानदार थे, ऊपर बैठे डीसीपी साहब जो थे वो ईमानदार थे। अगर चारों भ्रष्ट होते तो भेद नहीं खुलता, लेकिन ये 3 लोग ईमानदार थे। एक व्यक्ति बीच में इसके झांसे में आया, वो भी भाग सिंह जी पे मैं आक्षेप नहीं लगाऊंगा, इन्होंने क्या उसको मिसगाइड किया क्या नहीं, ये तो भाई वो लोग जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्यूज जमुना देवी ने वहाँ से तिहाड़ जेल से चिट्ठी लिखा और उसके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी चालू हो गई। विजिलेंस इंक्वायरी जब चालू हुई तो जमुना देवी के जो बेटे थे उनको आनन फानन में मुकेश सिन्हा ने उनके अकाउंट में 6,93,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, अकाउंट में, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में। मैंने वो साबित हो गया कि पैसे लिए गए थे, पैसा लिया गया। इस मामले को सभी अखबारों ने छापा। एक हमारे मित्र थे जो बेचारे अब नहीं रहे, द्वारका मेट्रो अखबार चलाते थे, परमानंद राय जी। जितने भी पुराने यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं और नेता हैं वो सब जानते हैं परमानंद राय जी को। उन्होंने भी अपने अखबार में छापा। मुकेश सिन्हा ने उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया कोर्ट में। वो मेरे संपर्क में आए, मैंने उनका केस अपने वकील साहब के माध्यम से उनका केस में लड़ाऊँ और बाकायदा द्वारका की कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इनके मान की कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि जो भी अखबार में छपा कि इन्होंने पैसा लिया एक्यूज्ड को बचाने के लिए, वो बात सही है, क्योंकि उसमें उस केस के आईओ ने भी आके गवाही दी। जो लोग विजिलेंस इंक्वायरी में थे अधिकारी, उन सब लोगों ने आके गवाही दी। एक मुद्दा ये सामाजिक, जिसमें बिहार का व्यक्ति मारा जाता है और एक्यूज्ड को बचाने के लिए बिहार का ही जो व्यक्ति है वो वहाँ से पैसा लेकर उनको बचाना चाहता है। तो यहाँ तो पूर्वांचल को इन्होंने हरा दिया। पूर्वांचल का केवल राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, ऐसा आपका आरोप है। दूसरा, 2015 में एक व्यक्ति जो इनके एम्प्लॉई थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि एक गरीब महिला जो झारखंड की थी, उनको, जहाँ तक मुझे याद है झारखंड की ही थी, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन झारखंड पूर्वांचल का हिस्सा है। उनको इन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया नौकरी का झांसा देके और उनके साथ अटेम्प्ट टू रेप का प्रयास किया। उस मामले में भी एक्यूज्ड को बचाने का प्रयास किया गया था इन लोगों के माध्यम से। जब ये बात खुली तो आज तक ने भी इस मामले को काफ़ी हाईलाइट किया था और हमने भी सोशल एक्टिविस्ट के नाते पीड़िता को दर्द को समझते हुए दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 2 महीने में द्वारका की कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया कि एक्यूज्ड पे 5 साल की सज़ा और 25,000 जुर्माना घोषित किया जाता है।
एक्यूज जब जेल से बाहर आए, उस टाइम इनका जो अखबार है द्वारका सिटी, उसके वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे। जब जेल से बाहर आए अपनी सज़ा पूरी करके या जो भी था कानूनी प्रक्रिया के बाद, जब वो बाहर आए तब उनको दोबारा इन्होंने रीइंस्टेट कर दिया। भाई क्या आपने पीड़िता को मदद करने की बात की? जो पीड़िता थी बेचारी नौकरी के लिए दर दर ठोकर खा रही थी और आप ही के एम्प्लॉय ने उनको रेप करने का प्रयास किया। क्या मुकेश सिन्हा जी, सुधा सिन्हा जी ने उस पीड़िता का दर्द समझा? उनको कहीं नौकरी दिलवाई? क्या उनको कोई कंपनसेशन दिलवाया? तो वहाँ भी पूर्वांचल हारा इनके माध्यम से। दो ऐसी घटनाएं। तीसरी घटना, अभी छठ पूजा ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किया है 16 सितंबर से 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को छठ पूजा थी। मुकेश सिन्हा ने 30 अक्टूबर तक मेले के लिए लैंड बुक कर दिया, ये जानते हुए भी कि हर साल हम छठ पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं, और अपने डेट्स को रिवाइज करने का प्रयास नहीं किया। उसके लिए हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और उसके बाद छठ पूजा को आप बाधित कर रहे हो, फिर आप बोलो कि मैं पूर्वांचल का हूँ। तो इसके पीछे क्या मंशा ऐसी रही होगी कि जो छठ पूजा है वो वहाँ पे ना हो पाए, या फिर गलती से ये हुआ होगा? देखिए भाई साहब, अगर गलती से हुआ होता, मेरे से गलती हो जाए ना, कितनी भी बड़ी गलती हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, सुधार कर लूँगा। कोई भी व्यक्ति करेगा, सामाजिक मामला है, इसमें पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सुधार करने को तैयार नहीं थे। जब हमने कंप्लेंट्स डालनी शुरू की, हमने दिखाया कि किस प्रकार से इनकी लैंड 16 सितंबर से बुक थी और 2 सितंबर से ये लोग उसके पे काबिज हो गए, 14 दिन पहले से। और डीडीए इनको केवल 15 अक्टूबर तक परमिट कर रही थी, इन्होंने 30 अक्टूबर तक उसको लैंड बुक करके रख लिया। और हमें कहते थे कि भाई आप हमसे वैसे करा लो, हम नहीं रोकेंगे, हम एनओसी दे देंगे। अरे छठ पूजा के लिए तुम एनओसी दोगे क्या? मेरा अधिकार है, मैं 20 साल से वहाँ पूजा करता आया हूँ। हज़ारों लोगों का अधिकार है, आप उनको पूजा से वंचित करेंगे कि अपनी ओछी राजनीति के लिए? तो ये 3 विषय ऐसे थे जहाँ पे हमने प्रूव किया कि इनका पूर्वांचल से कोई लेना देना नहीं। अब मैंने पहले बताया, रामलीला वाला आपको बता दिया कि किस प्रकार से पार्किंग वहाँ पे लगवा के लोगों से पैसे लिया। हम कैसे विश्वास कर लें, कैसे समर्थन कर लें? जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप इतना बड़ा खेल खेल ले, तो जब कुछ मिल जाएगा तो पता नहीं क्या करोगे। पूर्वांचल की बात आई है, पूर्वांचल के बड़े नेता रहे, कद्दावर नेता रहे, पश्चिमी दिल्ली के एमपी रहे, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अभी 4 रोज पहले महाबल मिश्रा जी। क्या लगता है कि उनके आने से एमसीडी चुनाव पे, खासतौर पे पश्चिमी दिल्ली में असर पड़ेगा? देखिए, महाबल मिश्रा जी वाकई में पूर्वांचल के बहुत कद्दावर नेता रहे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बड़ा जब तक वो पूर्वांचल के थे तब तक वो नेता रहे। जिस दिन वो पूर्वांचल से छटक गए, पूर्वांचल के लोग उनके ऊपर आरोप लगाने लगे कि इन्होंने कहीं हमें नुकसान पहुंचाया, ये किया है, उस दिन से देखो वो रसातल में जाने चले गए। लगातार चुनाव लड़े, पूर्वांचल के रहते हुए चुनाव लड़े ना, हारे कि नहीं हारे? तो पूर्वांचल का व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हाँ जी आप मेरे इलाके के हो और आप कितना भी गलत काम करेंगे और उसका समर्थन कर देंगे। आम आदमी पार्टी को कहीं से भी ये दिख रहा है कि किसी भी तरह से मैं कुछ लोगों को लेके आऊँ जिससे मेरा वोट बैंक बढ़े, इसलिए इनको लेके आए। यही अरविंद केजरीवाल है, जब दिल्ली के भ्रष्ट राजनीतिकों का अगर नाम लेते थे तो उसमें महाबल मिश्रा जी का नाम लेते थे। इन्हीं के लोग कैंपेन करते थे कि नसीरपुर की ज़मीन पे कब्जा इन्होंने कर लिया जी, फलानी जगह कब्जा कर लिया जी। एक 38 गज का मकान है विजय झा नाम के व्यक्ति का महावीर इनक्लेव में, उसका केस आज भी द्वारका कोर्ट में चल रहा है, जिसने ये आरोप लगाया कि महाबल मिश्रा जी के परिवार के लोगों ने, उनके भाई और तमाम लोगों ने उनके प्लॉट पे कब्जा करने का कोशिश किया, उसका घर तोड़ दिया और माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी को, उनके बेटे को, उनकी वाइफ को, सबकी पिटाई की। ये मामला आज भी द्वारका कोर्ट में चल रहा है। तो पूर्वांचल कहाँ जाए? कौन पूर्वांचल का? ये पूर्वांचल के होते तो दिलाते ना 38 गज के मकान पे कब्जा करने की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। इनको तो ऐसे कई 38 गज बांट देने चाहिए थे। लोबिन जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। एमसीडी का चुनाव जारी है, 3 नारे दिखाई देते हैं तीनों प्रमुख पार्टियों के। पहला नारा भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम होर्डिंग बैनर पे लगा हुआ है, वादे नहीं विचार, खोखले नहीं प्रचार, इस तरह का है। मोदी साहब की फ़ोटो लगी है। दूसरा आम आदमी पार्टी का है, उनका केवल एक कहना है, एमसीडी में भी केजरीवाल। तीसरा कांग्रेस पार्टी का एक नारा है, एमसीडी मतलब मेरी चमकती दिल्ली। ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो नारा है और उनका उसके पीछे का जो उनका मैसेज है, वो मैसेज बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन आखिर में होने क्या वाला है, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अब तो सब कुछ जनता के हाथ में है। अब इन 3 नारों में अगर आप हमें बोलेंगे कि मैं इनको कैटेगराइज कर लूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, तो सर्टेनली मेरे लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नारा है। ठीक है, नारा नहीं विचार है। तो विचारधारा जो है वो प्रमुख है। द्वारका में हम सारे लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे कि हज हाउस का निर्माण ना हो। ठीक है,
यही आम आदमी पार्टी के लोग थे जो हज हाउस बनवाने में लगे हुए थे। द्वारका में हम सारे लोग, जो द्वारका की मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो ये चाहते थे कि सीए और एनआरसी भारत के अंदर लागू होना चाहिए, ठीक है, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसमें हिंदू है, सिख हैं, बौद्ध हैं और जैन है, ये सब लोग जो वहाँ से भारत में आते हैं उनको इसकी नागरिकता मिलनी चाहिए। उसका विरोध कौन कर रहा था? यही आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे थे। यही जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन लोगों ने सड़क पे उतर के विरोध किया है, इनके हस्बैंड ने विरोध किया है। द्वारका के अंदर किस प्रकार से एक वैमनस्यता का इन लोगों ने फैलाने का प्रयास किया, वो सब लोगों ने देखा है। तो इसीलिए मैं तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं रखूँगा बीजेपी के प्रचार को। सेकंड, सर्टेनली मेरी चमकती दिल्ली कांग्रेस की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। शीला दीक्षित जी का जो दौर है उसको हम भी याद करते हैं, और मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग याद करते हैं। कंपेयर टू केजरीवाल, शीला दीक्षित के 15 साल और अरविंद केजरीवाल के 8 साल, दोनों में कौन बेहतर लगता है? अंतिम सवाल। 100% शीला दीक्षित के 15 साल, अरविंद केजरीवाल के 8 साल, दिल्ली बेहाल। ये नारा देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अरविंद केजरीवाल के 8 साल, दिल्ली बेहाल, दिल्ली वासी बदहाल। ये चौथा नारा और ऐड कर दीजिए मेरी तरफ से। अंतिम एक और चीज़ रह गई, मैं पूछना भूल गया। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी का मतलब जो है आम आदमी पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी भी यही कहती रही, और 15 साल से एमसीडी में बीजेपी काबिज है। आपको पता है कि जो लेंटर माफिया है वो सब है, पब्लिक डोमेन में है ये चीज़ें, सफाई कर्मचारियों से जो वसूली है वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसे में क्या बदलाव नहीं होना चाहिए? अगर मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी को बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो बदलाव तो होना चाहिए। मैं स्वयं बोलता हूँ मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। मेरे कई वीडियोस में, कई लेटर्स में आप इस बात को देखेंगे भी, मैं उससे हट तो नहीं सकता। लेकिन है क्या कि जिन लोगों ने करप्शन किया उनको रोकने के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी, कांग्रेस और उनकी पार्टी, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने करप्शन किया, भाई आपने उनको पकड़वाने का क्यों नहीं प्रयास किया? ये लोग उनके साथ मिलके कैसे काम करते रहे? दिल्ली पुलिस है नहीं उनके पास में, एसी भी छीन लिया, आप लोगों ने कैसे पकड़वाए वो? सर वीडियो बनाइए ना, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। यही तो केजरीवाल कहते थे। कितने लोग का स्टिंग ऑपरेशन कर लिया? कितने जेईई का स्टिंग ऑपरेशन आपने किया? कितने हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ का आपने स्टिंग ऑपरेशन किया? बाद में जब होने लगा था तभी तो एसी भी छीन ली गई थी ना सर। एसी भी छीन ली ना। आप कोर्ट में जाते ना, आप स्टिंग ऑपरेशन करो, कंप्लेंट दो, कोई ना सुने, कोर्ट में जाइए। बात क्या है कि आप केवल बोल रहे हो, आप खुद भी कुछ नहीं कर रहे। आप करते ना, कौन रोक रहा है आपको? जितने भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो गई, आपका ही विधायक वहां पर बैठा हुआ है। आपके विधायक ने कितनों की सूचना दी? डीएम, एसडीएम तो आप ही के पास थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके पास था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं उसने लिखा? जब भूरेलाल कमेटी घूमी पूरे दिल्ली के अंदर में, तो क्यों नहीं इन लोगों ने आके इन बातों को कहा कि हाँ जी ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और इसको रोका जाए, यहाँ एमसीडी का भ्रष्टाचार है? तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये बोलने को कुछ भी बोले, हम भी जानते हैं भ्रष्टाचार है, लेकिन उसके खिलाफ लड़ कौन रहा है? सर्टेनली ये नहीं लड़ रहे। दूसरी बात, अगर हम इनको लेके आ जाते हैं एमसीडी में, दिल्ली की जनता इनको लेके आती है, या द्वारका के अंदर में मान लीजिए ये लोग आते हैं, जब ये नहीं थे तब ये हज हाउस का समर्थन कर रहे हैं, जब ये नहीं थे तब सीएनआरसी का विरोध कर रहे हैं, जब ये नहीं थे तो यहाँ पर जितने भी जो नारियल पानी वाले सुबह से शाम तक 24 घंटे यहाँ लगा के बैठ गए, उनको हटाने आए तो ये लोग खड़े होकर उन्हें रुकवाते कि नहीं हम नारियल पानी कहाँ पीने जाए। जब ये बन जाएंगे तो सोचिए कितनी बुरा हाल होने वाला है। तो इसीलिए हम सब कुछ झेल लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में, इलाके के सुरक्षा के साथ में समझौता नहीं कर सकते। ये चाहे आप हमारी विडंबना समझिए, चाहे हमारी मजबूरी समझिए। इसीलिए बीजेपी को झेलते रहेंगे। बीजेपी को झेलेंगे नहीं। बीजेपी के निगम पार्षदों से हम इस बार वादा ले रहे हैं, सभी उम्मीदवारों से, कि भैया अगर आप लोग हमारे मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे खड़े नहीं उतरे तो आप लोग का सतत विरोध पहले दिन से हम शुरू कर देंगे। और करप्शन नहीं करेंगे, ऐसा कोई वादा ले रहे हैं उनसे? बिल्कुल ले रहे हैं। हम तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके, हमें चाहिए ईमानदार काउंसलर, और भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार काउंसलर चाहिए। जो भी भाजपा का काउंसलर बने वो ईमानदार रहे। मोदी साहब का सपना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, उसके लिए वो काम करें, और ना करे तो पार्टी उसको रस्टिकेट कर दे, उसको उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। या फिर एक व्यवस्था जो केजरीवाल साहब शुरू में कहा करते थे, इस तरह की हो, राइट टू रिकॉल का अधिकार कुछ हो, 1 साल 2 साल उनको देखा जाए, नहीं तो वो इस्तीफा दें, वापस जाएं। देखिए, राइट टू रिकॉल को तो संविधान में ही आपको उसमें फेरबदल करना पड़ेगा,
जब तक वो नहीं है तब तक हमारे पास में क्या रास्ता है? हमारे पास में रास्ता ये है कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ खुल के मुखर होकर जनता सबूत पेश करे और उसको बहिष्कार करे। लोग डरते क्यों हैं? इनसे डरने की जरूरत है क्या? भ्रष्ट लोगों से इनसे लड़ने की जरूरत है। द्वारका मटियाला विधानसभा में आती है, जो विधायक हैं गुलाब सिंह यादव आम आदमी पार्टी के, चंद रोज़ पहले जो है उनकी कार्यकर्ताओं ने उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा। वजह ये बताई गई जो वीडियोस के माध्यम से सामने आई कि टिकट के बहाने कुछ पैसा लिया गया था और टिकट किसी और को दे दी गई। लगता है कि आरोप ठीक रहे होंगे? अबे देखिए, उनके कार्यकर्ता ही आरोप लगा रहे हैं। आग तभी, धुआं तभी उठता ना जब आग लगी होती है, ठीक है? अब वो सबूत दे देना कि मैंने नहीं लिए। कार्यकर्ता तो आरोप लगा रहे हैं, और केवल मटियाला की बात नहीं है, दिल्ली में कई जगह आरोप लग रहे हैं। कई जगह तो महिलाओं ने अपने यौन शोषण का भी आरोप लगा दिया कि मेरे साथ यौन शोषण किया, टिकट का वादा किया था। ये नहीं होना चाहिए। और कहीं भी अगर इस तरह की बात है तो जो लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, जो कहते थे हम देश को बेहतरीन व्यवस्था देने आए हैं, अरविंद केजरीवाल, वो इंट्रोस्पेक्ट करें कि उनकी व्यवस्था बाकी पार्टियों से सबसे गंदी कैसे हो गई। कांग्रेस में ये आरोप नहीं लगा, भारतीय जनता पार्टी में ये आरोप नहीं लगा, जब इनके बहुत अच्छा समय था तब ये आरोप नहीं लगे कि टिकट बेची गई। आज केवल इन्हीं पे क्यों आरोप लग रहे हैं? कहीं तो सच्चाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाई रॉबिन शर्मा, समाज सेवी, द्वारका के तमाम जो द्वारका के इश्यूज़ थे उस पर अपने विचार रखते हुए और साथ में बताते हुए कि सभी लोग बेहतर प्रत्याशी को वोट करें। जो प्रत्याशी आपको बेहतर लगे, आपको लगे कि ये प्रत्याशी भले वो किसी पार्टी का हो, हमारा काम करेगा। चूँकि एमसीडी के जो विषय हैं व्यक्तिगत विषय होते हैं और हर घर को उन सभी की आवश्यकता रहती है। आपके घर के सामने कूड़ा पड़ा है तब एमसीडी का काम है, आपके इलाके की स्ट्रीट लाइट नहीं जलती वो एमसीडी का काम है। लिहाजा ऐसा काउंसलर चुनें जो आपके नज़दीक हो, आपके आसपास का हो, आपकी बात सुने और आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ में अनंत कौशिक।